नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। ने बिहार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वह रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासन की विफलताओं को लेकर रिपोर्ट कार्ड जारी करेगा। इसमें आंकड़ों के साथ सरकार के कामकाज का लेखा जोखा होगा। संपूर्ण क्रांति दिवस के मौके पर पटना के बापू सभागार में आरजेडी और लेफ्ट कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन बुलाया गया है, जहां इस रिपोर्ट कार्ड को पेश किया जाएगा। मालूम हो कि रिपोर्ट कार्ड को जारी करने को लेकर शुक्रवार को तेजस्वी ने अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की थी। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले ईडी की हिरासत में है, जिसको लेकर आप सरकार बीजेपी के निशाने पर है। वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर पलटवार किया। उन्होंने असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए। सिसोदिया ने कहा है कि जब कोई चुना हुआ मुख्यमंत्री या मंत्री अपनी पत्नी की कंपनी को या अपने बेटे के पार्टनर की कंपनियों को ठेका दे तो यह इस देश के कानून के तहत भ्रष्टाचार होता है। केंद्र सरकार की ओर से कई सरकारी स्कीम चलाई जाती है। आज हम आपको बताते हैं एक ऐसी स्कीम के बारे में जिसमें सरकार देश की गरीब महिलाओं को आर्थिक मदद देती है। इस स्कीम के तहत सरकार महिलाओं को 3400 रुपये की सहायता देती है। बता दें कि देश की गरीब रेखा से आने वाले महिलाओं के लिए सरकार कई तरह से आर्थिक सहायता देती है। जी हाँ, आपको बता दें कि सरकार जिसमें केंद्र सरकार गर्भवती महिलाओं को ये राशि देती है। इस योजना का नाम जननी सुरक्षा योजना है। सरकार देश की गर्भवती महिलाओं नवजात शिशुओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए योजना चला रही है। जननी सुरक्षा योजना के तहत सरकार ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली गर्भवती गरीबी रेखा से आने वाले महिलाओं को 1400 रुपये आर्थिक सहायता देती है। इस योजना के अंतर्गत सभी गर्भवती महिलाओं को 1000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। देश में 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों पर चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। महाराष्ट्र में भी 6 सीटों पर राज्यसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जी जान से जुटी है। इस बीच शिवसेना के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय राउत ने राज्यसभा चुनाव को फिलहाल टालने की मांग की है। उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका है। शिवसेना नेता संजय राउत ने शनिवार को कहा है कि वे राज्यसभा चुनाव की तारीखों को स्थगित करना चाहते हैं ताकि कोई खरीद फरोख्त न हो। शिवसेना सांसद संजय राउत ने आगे आरोप लगाया है कि बीजेपी पैसे और केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर चुनावी माहौल को बिगाड़ना चाहती है। ओडिशा कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने एक बड़े फेरबदल से पहले इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक नए मंत्री रविवार को राजभवन में शपथ ले सकते हैं। ब्रजराजनगर उपचुनाव में बीजू जनता दल की भारी जीत और नवीन पटनायक सरकार के 5वें कार्यकाल के 3 साल पूरे होने से राज्य मंत्रिमंडल में संभावित फेरबदल की अटकलें तेज हो गई थी। बीजेडी ने पार्टी उम्मीदवार अलका मोहंती के प्रचार की ब्रजराजनगर में लगभग 1 दर्जन मंत्रियों और 25 से अधिक विधायकों को लगाया था। कर्नाटक के मांड्या जिले में जामा मस्जिद के परिसर के पास हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। शनिवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मस्जिद परिसर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था। इसके बाद से पूरे इलाके में तनाव है। प्रशासन ने एहतियातन जामा मस्जिद परिसर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारी के मुताबिक वो विवादित बयान और मस्जिद के 1 किलोमीटर के दायरे में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। किसी भी अप्रिय स्थिति में निपटने के लिए प्रशासन ने पुलिस बल को तैनात कर दिया है। प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी के लिए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। पंजाब में 4 जून को कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के कई नेताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया। इसको लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने तंज कसते हुए अपने ट्वीट में कहा है कि पंजाब कांग्रेस का जो भी कूड़ा था वो भाजपा में शामिल हो रहा है। उनके इस ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स उनकी भाषा पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। ट्वीट में लिखा, पंजाब कांग्रेस का सारा कूड़ा भाजपा में शामिल हो रहा है। भाजपा कांग्रेस का कूड़ादान बन गया है। राघव चड्ढा द्वारा कूड़ा शब्द का प्रयोग किए जाने पर एक यूजर ने सुनील ने लिखा है कि इस आदमी की भाषा देखिए और उन्हें उस सदन राज्यसभा का माननीय सदस्य कहा जाएगा। दिल्ली की केजरीवाल सरकार देशभक्ति पाठ्यक्रम को लागू करने के बाद देशभक्ति बजट से मिशन तिरंगा पूरा करने में जुटी हुई है। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में तिरंगा सम्मान कमेटी के वॉलंटियर्स का बड़ा कार्यक्रम हुआ। वॉलंटियर्स को संबोधित करते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में लगभग 400 तिरंगे लग चुके हैं। 15 अगस्त तक कुल 500 तिरंगे दिल्ली भर में लग जाएंगे। ये कार्य आप सरकार के देशभक्ति बजट के तहत किया जा रहा है। पिछले साल केजरीवाल सरकार ने पूरे शहर में 115 फीट की ऊंचाई वाले 500 तिरंगे लगाने की घोषणा की थी। बिहार में जातीय जनगणना के बीच विधानमंडल के मानसून सत्र का कार्यक्रम तय हो गया है। जुलाई अगस्त में होने वाले मानसून सत्र की शुरुआत जून में ही हो जाएगी। जानकारी के मुताबिक आगामी 24 जून को बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू हो जाएगा। यह सत्र 1 हफ्ते का होगा। मानसून सत्र 24 जून से शुरू होकर 30 जून तक चलेगा। इस दौरान विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों की बैठक आयोजित की जाएगी।
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने गायक कृष्ण कुमार कुन्नड़ की मौत के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए शनिवार को कहा है कि नजरुल मंच पर कुप्रबंध और प्रशासन की विफलता ही केके की मौत के लिए जिम्मेदार है। केके एक कॉलेज द्वारा दक्षिण कोलकाता स्थित नजरुल मंच में एक समारोह में अपनी प्रस्तुति दे रहे थे। वहां करीब 1 घंटे तक गाने के बाद जब केके वापस अपने होटल पहुंचे तो वह अस्वस्थ महसूस कर रहे थे। इसके बाद अस्पताल पहुंचने पर उनकी मौत हो गई थी। ये बता दें कि केरल में थ्रिक्काकरा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई वाले एलडीएफ को बड़ा झटका लगा है। इस चुनाव में विपक्षी कांग्रेस यूडीएफ ने जीत हासिल की है। विपक्षी दल के उम्मीदवार उमा थॉमस ने वामपंथी उम्मीदवार को जोसेफ को 25,000 से अधिक मतों के अंतर से मात दी है। थ्रिक्काकरा निर्वाचन क्षेत्र में मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के नेतृत्व में माकपा ने जमीनी स्तर पर अभूतपूर्व प्रचार किया था। माकपा ने हार को अप्रत्याशित और स्तब्ध करने वाला करार दिया है। थ्रिक्काकरा सीट पर उपचुनाव में मिली सफलता पर कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि विजयन सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर मिली ये शानदार जीत उनके चेहरे पर एक तमाचे की तरह है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी एन राधाकृष्णन तीसरे स्थान पर ही रहे। कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता रहे दिवंगत पीटी थॉमस की पत्नी उमा ने चुनाव में 72,000 से अधिक मत हासिल किए। वहीं उनके निकटतम प्रतिद्वंदी जोसेफ को 47,000 से अधिक मत मिले। उमा ने शुरुआत से ही सभी 12 राउंड की मतगणना में प्रभावशाली बढ़त बनाए रखा। पिछले साल थॉमस के निधन से थ्रिक्काकरा सीट खाली हो गई थी। मध्य प्रदेश में सरकारी कामों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई का दौर जारी है। मध्य प्रदेश पश्चिमी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक अमित तोमर के निर्देश पर बिजली सेवाओं और अन्य विभागीय कार्यों, राजस्व संग्रहालय आदि विषयों की सघन मॉनिटरिंग की जा रही है। इसी दौरान आर्थिक अनियमितता उजागर होने पर 2 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। वहीं इंदौर ग्रामीण अधीक्षण यंत्री डीएन शर्मा ने बताया कि धर्मपुरी बिजली वितरण केंद्र के कार्यकाल सहायक रिंकू साहू को आर्थिक अनियमितता के कारण निलंबित किया गया है। इसी तरह पीथमपुर के लाइन परिचालक नलिन पीटर ने भी पीथमपुर शहर केंद्र में गंभीर आर्थिक अनियमितताएं की है। पीटर ने नवीन सर्विस कनेक्शन की राशि कंपनी खाते में जमा नहीं की, जिससे उन्हें सस्पेंड कर दिया है। नीतीश कुमार सरकार के 1.5 साल पूरे होने के मौके पर 5 जून रविवार को आरजेडी और सहयोगी लेफ्ट पार्टियां सरकार के कामकाज पर रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी। आरजेडी के नेतृत्व में महागठबंधन नीतीश सरकार के 1.5 साल पूरे होने के मौके पर कथित रूप से सरकार की विफलता और खराब प्रदर्शन को लेकर रिपोर्ट कार्ड जारी करेगी। महागठबंधन की तरफ से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस रिपोर्ट कार्ड को जारी करेंगे। इसको लेकर शुक्रवार को तेजस्वी ने अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक भी की है। रविवार को पटना के ज्ञान भवन में महागठबंधन के सम्मेलन में सरकार के खिलाफ रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा। माना जा रहा है कि तेजस्वी के साथ साथ इस कार्यक्रम में उनके बड़े भाई तेज प्रताप और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद भी शिरकत कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी प्रशासन ने धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर को लेकर कार्रवाई तेज कर दी है। जी हां, आपको बता दें कि उत्तराखंड पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए अब तक 258 धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटा दिए हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश भर की सभी 13 जिलों में अवैध तरीके से लगे लाउडस्पीकर को हटाने का अभियान चलाया जा रहा है या फिर उनकी आवाज को तय मानकों के तहत धीमा किया जा रहा है। डीजीपी अशोक कुमार ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड में 1 जून से हाईकोर्ट के आदेश पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने अभी तक अनिवार्य ई-केवाईसी को पूरा करने की डेडलाइन 31 जुलाई 2022 तक बढ़ा दी है। इससे पहले डेडलाइन 31 मई 2022 थी। पीएम किसान वेबसाइट पर एक फ्लैश के अनुसार सभी पीएम किसान लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी की समय सीमा 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई थी। और आपको बता दें कि 31 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के शिमला में 10 करोड़ से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत वित्तीय लाभ की 11वीं किस्त जारी की है। पीएम किसान योजना के तहत प्रत्येक भूमिधारी किसान परिवार को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए का वित्तीय लाभ दिया जाता है। यह रकम 3 किस्त में दी जाती है। कहा जा रहा है कि जल्द ही तीनों टेलीकॉम कंपनियां एक बार फिर प्रीपेड लॉन्ग प्लान के महंगा कर सकती है। आपको बता दें कि देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी भारतीय एयरटेल भी इस लिस्ट में शामिल होगी। फिलहाल कंपनी के पास कई सस्ते प्लान मौजूद है जो आपको डेटा और कॉलिंग के साथ एसएमएस की सुविधा भी देते हैं। यहाँ हम आपके लिए एयरटेल की 3 बेहद सस्ते प्लान की लिस्ट लेकर आए हैं। कंपनी ने इस साल प्लान को स्मार्ट रिचार्ज की लिस्ट में रखा है। वहीं एयरटेल का अनलिमिटेड प्लान है 155 रुपये में आपको 24 दिनों की वैलिडिटी दी जाती है। वहीं आपको बता दें कि यह प्लान भी काफी हद तक का 155 रुपये जैसा ही है। हालांकि इसमें 28 दिनों की वैलिडिटी और 2 GB डेटा दिया जाता है। बाकी आपको अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग के साथ 300 SMS फ्री, हेलो ट्यून्स और विंक म्यूजिक का मुफ्त एक्सचेंज दिया जाता है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।